1948 को यहूदियों ने अपने देश के रूप में इजराइल की घोषणा कर दी। तब सवाल उठता है कि जो लोग हजारों साल से उस भूमि पर रह रहे थे, अपना देश समझ रहे थे, उनको अचानक हटा करके दुनिया के दूसरे हिस्से से आने वाले पिछले 50 सालों के दौरान जो आ रहे थे, उन लोगों ने एक दिन कह दिया कि ये अब तुम्हारा देश नहीं है, ये हमारा देश है। कारण बताता है कि आज से 4000 वर्ष पहले इस धरती पर हमारे यहूदी धर्म का उदय हुआ था और लगभग 2000 साल पहले रोमनों के द्वारा हम यहाँ से खदेड़ दिए गए थे, दुनिया के दूसरे हिस्से में जा करके रह रहे थे। आज हम लोग जाग गए हैं, इसलिए हमारा ये देश होता है और आज से हम इस देश पर शासन करेंगे, तुम्हारा अब ये देश नहीं रहा। मतलब क्या है कि यहूदियों ने अरबों के साथ ये व्यवहार किया। तब सवाल उठता है कि दुनिया के दूसरे देशों पर क्या असर होता है। तो उस समय चूंकि द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हुआ और हम जानते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध में जहां एक तरफ पूर्व सोवियत संघ स्टालिन के नेतृत्व में यह युद्ध जीता गया हिटलर से, वहीं तो उसके सहयोगी के रूप में जो है आपको ब्रिटेन रहता है और अमेरिका रहता है। तो अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार दुनिया में समाजवादी देशों का नेता बन पाता है। तो जाहिर सी बात है कि पहला सवाल हमारा वहीं जाता है कि अमेरिका और दूसरे देशों का क्या रोल रहा उसके बाद। तो जैसे ही 14 मई 1948 को यहूदियों ने एक स्वतंत्र देश के रूप में इजराइल की घोषणा कर दी, वैसे ही अमेरिका ने उसे एक देश के रूप में मान्यता दे दिया। और उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन थे और जब ट्रूमैन ने इसे मान्यता की घोषणा कर दिया, तब उसके पीछे पीछे ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, इन लोगों ने भी उसे मान्यता देना शुरू कर दिया। तब सवाल उठता है कि जो अमेरिका आज के डेट में दुनिया में लोकतंत्र और मानवाधिकार का रक्षक घोषित करता है, वो आखिर ऐसा कदम क्यों उठाया। तो ये चूंकि ये लोग साम्राज्यवादी देश हैं, जिनके जीन में है कि दूसरे देशों का आर्थिक शोषण किसी न किसी रूप में जारी रखना है, तो वही आर्थिक हित इन लोगों के नजर में आता है, जिसके चलते इन देशों ने इजराइल का मदद किया था। आप साम्राज्यवादी देशों और अमेरिका की भूमिका को खुशवंत सिंह की एक कहानी से आसानी से समझ सकते हैं। खुशवंत सिंह एक कहानी में लिखते हैं कि एक बनिया था, वो काफी धर्म कर्म का काम भी किया करता था। तो एक दिन जब वो मरा, यमराज जी उसको लेकर के भगवान के सामने हाजिर होते हैं और जो है तब उनका हिसाब किताब देखा जाता है कि जब वह धर्म जमीन पर था, पृथ्वी लोक पर था, तो इसने कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, उसी हिसाब से उसका आगे का भविष्य तय होगा कि वह स्वर्ग में जाएगा या नरक में जाएगा। तो जब उसका खाता वही चेक किया गया, तो देखा क्या किया कि जो है उसने व्यापार करने के साथ साथ काफी धर्म का भी काम किया था। इसलिए ईश्वर ने उसको बधाई दिया, कहा कि बधाई हो, तुमने तो बहुत सारा पुण्य का काम किया है धरातल पर, इसलिए तुम्हारे लिए स्वर्ग जो है रिजर्व है। नतीजा क्या होता है कि उस बनिए को स्वर्ग में भेज दिया जाता है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो गया कि यहाँ रहना मेरे लिए घाटे का सौदा है। कारण कि उसके जीन में व्यापार करना था, तो स्वर्ग में चूंकि कम लोग रह रहे थे, तो वहां भी जाकर के उसने जो व्यापार करना शुरू किया, तो उसका सामान ज्यादा बिक नहीं रहा था, तो वह घाटा में रहने लगा। और एक दिन वो फिर ईश्वर से आग्रह करता है कि मुझे स्वर्ग से निकाल करके नरक में भेज दिया जाए। ईश्वर काफी आश्चर्यचकित होते हैं कि यह कैसा आदमी है जो कि कहता है कि मुझे स्वर्ग से निकाल करके नरक में भेज दिया जाए, जबकि लोग स्वर्ग जाने के लिए मारा मारी करते रहते हैं। तो वो पूछते हैं कि आखिर क्या वजह है जो तुम नरक जाना चाहता है। तो वो कहता है कि स्वर्ग में मुझे मन नहीं लगता है, इसलिए मुझे नरक भेजा जाए। तो उसकी इच्छा के अनुसार ईश्वर उसे नरक में भेज देते हैं।
नरक जाता है तो वहां तो उसका सामान स्वर्ग की तुलना में ज्यादा बिकता है, लेकिन उतना उसका नहीं बिकता है जितना कि वो सोचता है। उसको लगता है कि स्वर्ग और नरक में कुल मिला करके तो पूरी दुनिया का लोग रहता है, तो मेरा सामान जितना बिकना चाहिए उतना तो नरक में भी नहीं बिक रहा है। तो एक दिन फिर वो ईश्वर से आकर के आग्रह करता है कि हुजूर मुझे नरक से निकाल करके जो है बाउंड्री पर जो है सो छोड़ दिया जाए। तो कहा कहाँ की बाउंड्री पर? तो कहा कि जहाँ पर स्वर्ग और नरक का बाउंड्री मिलता है वहीं पर मुझे रख दिया जाए। तो पूछा गया कि ऐसा तुम क्यों सोचता है, ऐसा तो किसी ने आज तक आग्रह नहीं किया। तो कहता है महाराज अगर मैं बाउंड्री पर रहूंगा तो मेरा व्यापार ज्यादा फलेगा फूलेगा, क्योंकि बाउंड्री पर रहने के चलते एक तरफ स्वर्ग के लोग भी आकर के हमारा सामान खरीदेंगे और दूसरी तरफ नरक के भी लोग आकर के हमारा सामान खरीदेंगे, तो मेरा व्यापार बहुत ज्यादा तेज गति से आगे बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब यही मूल जीन होता है साम्राज्यवादी देशों का कि दूसरे देशों का किसी न किसी रूप में आर्थिक शोषण करना है, ताकि वो दूसरे देश की कीमत पर उसके अपने देश का विकास हो सके। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद चूंकि ब्रिटेन लथपथ हो चुका था, अमेरिका नया नया जो है साम्राज्यवादियों का नेता बना था, तो अब था कि जिस ब्रिटेन का अरब की धरती पर शासन था, भारत पर जिसका शासन था, दुनिया के अन्य देशों पर शासन था, तो वो तो अब वहां से हट रहा था, पीछे हट रहा था। तो अब कैसे इन देशों पर उसका आर्थिक हित सुरक्षित रहेगा, तो इसके लिए ये लोग सबसे पहले आते हैं, ये देश अमेरिका, ताकि एशिया की धरती पर इजराइल के बहाने इस इलाके को शांत करके रखा जाएगा और बीच में पंचायती करने के नाते यहाँ का पेट्रोल, यहाँ का आर्थिक संसाधन का वो शोषण कर सकेगा। इसलिए इन लोगों ने मान्यता दी इजराइल को। अब आता है कि जब इसने मान्यता दे दिया तो जाहिर सी बात है कि अरब के जो लोग थे या अरब के की धरती का जो अन्य देश था, वो तो इस फैसले को या इस घोषणे को स्वीकार कर नहीं सकता था। नतीजा क्या होता है कि 1948 में अरबों का युद्ध आरंभ हो जाता है इजराइल के साथ, और इस युद्ध में जो है एक तरफ रहता है मिस्र, जॉर्डन, इराक और सीरिया, बाद में यमन भी उसके साथ आ जाता है। ये जो सऊदी अरब है उसके दक्षिण पूरब में आपको यमन है। तो 5 देश मिलकर के मिस्र, जॉर्डन, इराक, सीरिया और ये सारे यमन, ये सारे देश मिलकर के इजराइल के खिलाफ 1948 में युद्ध करता है। और जो युद्ध लंबे समय तक चलता है, इसको 1 ईयर वार भी कहा जाता है, क्योंकि 1 साल के बाद जो है युद्ध विराम की घोषणा हो पाती है। लेकिन इस युद्ध में क्या होता है? इस युद्ध में होता है कि इजराइल विजयी होता है और ये 4-5 अरब देश जो हैं वो पराजित हो जाते हैं। और जब पराजित हो जाते हैं तब इसका नतीजा क्या होता है कि इजराइल काफी मजबूत हालत में सामने नजर आता है। सामने क्या आता है कि लगभग 78% फिलिस्तीन की भूमि पर इजराइल का कब्जा हो गया। उसके साथ साथ क्या होता है कि जेरूसलम, जो कि जिस शहर को संयुक्त राष्ट्र ने कहा था कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय शहर होगा और इसका देखभाल यूएनओ करेगा, उस जेरूसलम पर भी उसका कब्जा हो जाता है। जेरूसलम पर भी इजराइल का कब्जा। और तीसरा जो रिजल्ट होता है कि लगभग 7 लाख फिलिस्तीन मतलब अरब के लोग इस फिलिस्तीन मतलब नवोदित देश इजराइल से खदेड़ दिए जाते हैं, मतलब वो शरणार्थी बन जाते हैं। तो 7 लाख फिलिस्तीनी शरणार्थी बना दिए गए। तो ये जो पहला युद्ध हुआ इजराइल नामक एक देश बनने के बाद, उसमें ये 3 रिजल्ट सामने आता है युद्ध के बाद। अब जब युद्ध के बाद जैसो ये रिजल्ट आता है और ये 7 लाख लोग फिर जो है शरणार्थी बनाए गए, तो दरअसल ये 7 लाख आबादी गई कहाँ?
तो ये जो इजराइल से निकाला गया ये 7 लाख फिलिस्तीनी, तो उसमें से कुछ लोग आ गए ये गाजा पट्टी, गाजा स्ट्रिप, जो कि उस समय मिस्र के अधीन था, और कुछ लोग भाग करके पहुंच गए वेस्ट बैंक, जो कि पूर्वी यरूशलेम में है, वहां पहुंच गए, और वो इलाका जो है जॉर्डन के अधीन था। तो ये घटना होता है, एक आबादी, एक सेक्शन गाजा पट्टी मिस्र के अधीन, दूसरी आबादी वेस्ट बैंक जो कि जॉर्डन के अधीन। तो ये जो है घटना घटता है, और तब जाकर के आता है कि जब पहला ये युद्ध समाप्त हो जाता है, तब यूएनओ का क्या रोल रहता है। तो यूएनओ जो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद 11 मई 1949 को क्या करता है कि इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता दे देता है। तो जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता दे दिया, तब तो उसको इंटरनेशनल सर्टिफिकेट मिल गया यहूदियों को एक देश के रूप में। तो अब 11 मई 1949 को इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता दे देता है संयुक्त राष्ट्र संघ, और संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब जैसो ये मान्यता दे दिया, तो जाहिर सी बात है कि इजराइल अब एक अन्य देश के रूप में स्थापित हो गया। तो कुल मिलाकर के अब अरबों के अधीन कितना भूमि रह जाता है? 22%, क्योंकि 78% पर तो इजरायलियों का कब्जा हो गया, यहूदियों का कब्जा हो गया। तब यहाँ पर सवाल उठता है कि असल में इजराइल इतना शक्तिशाली कैसे हो गया कि जो है 4-5 अरब के देशों को वो हरा देता है, और जो है उसमें और उन वैसे देशों को हराता है जो देश उसको चारों तरफ से ढंग से घेरे हुआ है। मिस्र देखिए दक्षिण पश्चिम में है, जॉर्डन उसके पूरे पूर्वी भाग में है, उसके बाद उसी के बगल में इराक है, फिर उत्तर पूर्व में जो है सीरिया है। ये जो घेरे हुआ है उसके बावजूद भी वो जीत जाता है। आखिर ऐसा होता क्यों है? तो इसमें हम लोग 3-4 पॉइंट नोट कर सकते हैं, जिसके चलते ये घटना होती है कि इजराइल एक छोटा सा देश और बड़े बड़े 4-5 अरब के देशों को पराजित कर देता है। पहला जो कारण है वो है इसकी प्रतिबद्धता। कि प्रतिबद्धता क्या है? कि इसकी प्रतिबद्धता है कि आज से 4000 साल पहले भगवान यहोवा ने हमारे पैगंबर अब्राहम को यह वादा किया था कि भूमध्य सागर से लेकर के जॉर्डन नदी के बीच की इलाका तुम्हारा होमलैंड होगा, मतलब वो हमारा प्रोमिस्ड लैंड है। तो उसके प्रति यह प्रतिबद्ध था कि भगवान ने जो वादा किया जिस भूमि के संबंध में, वो भूमि हमारा देश होगा ही, आज न हो कल, और उसके लिए वो लगातार प्रयत्नशील रहता। दूसरा जो कारण रहता है इसकी आर्थिक समृद्धि, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यहूदी जहाँ कहीं भी गया वो इतना मेरिटोरियस था कि और इतना मेहनती था कि हर इलाके में जाकर के वो आर्थिक रूप से समृद्ध हो पाया, जिसके चलते हुआ जो है संघर्ष ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाता है। और तीसरा जो कारण रहता है, एक सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है वो यूसुफ सिस्टम। यूसुफ सिस्टम यह एक महत्वपूर्ण सिस्टम रहा जिसके चलते अपनी मेहनत और मेरिट का सही सदुपयोग कर पाया यहूदी, और उसी के बल पर वो इजराइल में एक देश के रूप में स्थापित हो सका। तो अब सवाल उठता है कि यह यूसुफ सिस्टम था क्या? तो इसको भारत के संदर्भ में एक स्वायत्तशासी परिषद समझ लीजिए, शासन का जो स्थानीय स्तर पर एक जो सिस्टम होता है भारत में, वही सिस्टम था ये यूसुफ सिस्टम। जैसे कि बिहार का विभाजन होने से पहले जब अलग झारखंड राज्य बनाने का आंदोलन चल रहा था, तो उस आंदोलन को शांत करने के उद्देश्य से हम जो है एक सिस्टम बनाया गया था, झारखंड स्वायत्तशासी परिषद, और वहां के आंदोलनकारी नेताओं को वहां शासन के लिए कुछ सीमित अधिकार दिया गया था इस सिस्टम के अंतर्गत। और वैसा ही अभी जो है आपको पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग के इलाके में चल रहा है कि गोरखा लिबरेशन फ्रंट वगैरह जो आंदोलन करता है, तो उसको शांत करने के लिए जो है आपको वहां पर स्वायत्तशासी परिषद बना दिया गया ताकि वो सीमित रूप में अपना शासन संचालन कर सके। तो इसी ढंग का सिस्टम अंग्रेजों ने यहूदियों को दिया था जब 1920 में
वादा वो पूरा नहीं कर पाया कि उस्मानिया साम्राज्य को हराने के बाद ब्रिटेन जो है यहूदियों को फिलिस्तीन में एक इजराइल देश दे देगा। जब ये वादा पूरा नहीं किया तो उसको शांत और प्रसन्न खुश रखने के लिए क्या किया था कि यहूदियों को एक यूसुफ नामक सिस्टम दे दिया कि आप अपने यहूदी समाज के बीच इस सिस्टम के माध्यम से शासन संचालन एक सीमा तक कर सकते हैं। नतीजा क्या हुआ, इस शासन प्रणाली का लाभ उठा करके यहूदियों ने जहां एक तरफ अपने जो है सो अपने समाज का आर्थिक रूप से काफी विकास किया, दूसरी तरफ शिक्षा व्यवस्था इतना मजबूत किया कि उसकी जो नई पीढ़ी सामने आई वो काफी उन्नत दिमाग वाली रही साइंस टेक के मामले में। और तीसरी बात कि इसी सिस्टम के अंतर्गत उसने एक विशालकाय और मजबूत फौज भी तैयार कर लिया। तो इस यूसुफ सिस्टम जो के चलते इजराइल वहां एक देश के रूप में स्थापित होने में काफी कामयाब रहा। कहने का मतलब समझिए यह कह सकते हैं कि यही यूसुफ सिस्टम था जो यहूदियों के लिए रीढ़ के हड्डी के रूप में काम किया एक देश बनाने में। और चौथा जो रहा कि जो भी साम्राज्यवादी देश थे, चाहे वह अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, या फिर जो है फ्रांस हो, या फिर जो है आपको ऑस्ट्रिया हो, ये जो सारे देश थे, इन लोगों का जो समर्थन मिला यह भी उसके लिए बहुत बड़ा जो है सो सहयोग और मदद साबित होता है। तो यही कारण रहता है जिसके चलते आपको जो है इजराइल इतना मजबूत होता है कि 4-5 देशों को वो हरा देता है। अब सवाल उठता है कि 1967 का युद्ध, तो जब ये अवस्था हुआ तो हम देखते क्या है कि 1967 आते आते जो है फिर ये अवस्था हो जाता है कि अरब देश इजराइल के खिलाफ फिर युद्ध के मैदान में आ जाते हैं। और अरब देश जो इजराइल के खिलाफ युद्ध के मैदान में आते हैं तो यह युद्ध 6 दिनों तक चला था। 5 मई से लेकर के 5 जून से लेकर के 11 जून तक चला था। तो 1967 में 5 जून से लेकर के 11 जून तक चलने वाला जो युद्ध था, इसलिए इस युद्ध को 6 डेज वार भी कहा जाता है। और अवस्था क्या रहा कि इस युद्ध में जो है आपको एक तरफ मिस्र था, एक तरफ मिस्र है, जॉर्डन है। 1967 का जो युद्ध हुआ था 1967 का, इसमें एक तरफ मिस्र है प्लस जॉर्डन है और उसके साथ साथ जो है सीरिया है। तो ये 3 अरब के देश 1967 में इजराइल के खिलाफ युद्ध के मैदान में आते हैं। लेकिन रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट होता है कि इस युद्ध में भी ये तीनों अरब के देश हारते हैं और इजराइल जो है विजयी होता है। और इजराइल जब विजयी होता है तब इसका रिजल्ट क्या निकलता है? इसका रिजल्ट जो है निकलता है कि इजराइलियों ने मिस्र से गाजा पट्टी जीत लिया, सीरिया से ये गोलान हाइट्स जो कि एक पहाड़ी है, पठारी इलाका है, काफी रणनीतिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, ये गोलान हाइट्स छीन लिया। और जॉर्डन से ये वेस्ट बैंक का इलाका, मतलब पूर्वी यरूशलेम का इलाका और पश्चिमी तट, ये इलाका वो जीत लेता है। और उसके अलावा क्या होता है कि 5 लाख फिलिस्तीनी इस बार भी रिफ्यूजी बना दिए गए। मतलब क्या है कि अपने मूल धरातल से अरबी लोग खदेड़ दिए गए, जिनकी संख्या 5 लाख के आसपास रहती है। तो ये जब होता है घटना, तब सवाल उठता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ अब क्या कर रहा था वहां पर। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस घटना पर मतलब 1947 के युद्ध में इजराइल ने जो मिस्र से गाजा पट्टी जीत लिया, सीरिया से ये गोलान हाइट जीत लिया और जॉर्डन से ये वेस्ट बैंक पूर्वी यरूशलेम का इलाका और ये पश्चिमी तट का इलाका जो जीत लिया, ये पूर्वी तट का इलाका जो जीत लेता है, उसका नतीजा क्या होता है कि जो है संयुक्त राष्ट्र संघ कहता है कि नहीं, इजराइल को कहता है कि आपका ये दावा नहीं चलेगा, आपका वही दावा रहेगा जो कि 1949 और 48 में आपका इलाका था। मतलब क्या कि प्रथम युद्ध 1948-49 के बाद जो आपका इलाका था वही आपका इलाका रहेगा
1967 में जो इलाका आप जीत रहे हैं वो इलाका आपका नहीं माना जाएगा। हालांकि इजराइल इसको मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। अभी भी वो गाजा पट्टी पर या ये पूर्वी यरूशलेम पर और गोलान हाइट पर दावा ठोकता रहा है। कहने का मतलब क्या है कि इजराइल संघ की आदेश या और सलाह को भी मानने के लिए तैयार नहीं रहा। तो यहाँ और उसमें भी हम क्या देखते हैं कि यरूशलेम को तो 1980 से ही यहूदी लोग अपनी राजधानी घोषित किए हुआ है, जबकि दुनिया उसको मान्यता नहीं दे रही है एक राजधानी के रूप में। इसके पहले यहूदियों की राजधानी तेल अवीव रहती है। तो ये घटना 1947 में होता है। उसके बाद 1973 का फिर संघर्ष होता है और 1973 के संघर्ष में इस बार अरब के दो देश सामने आते हैं, एक मिस्र और दूसरा सीरिया। मतलब एक दक्षिण पश्चिम का देश और दूसरा उत्तर पूर्व का देश। तो ये दोनों देश इस बार 1973 में आपको इजराइल के खिलाफ आता है, मिस्र प्लस जो है सीरिया। तो यह जो संघर्ष होता है, यह संघर्ष भी इजराइल के फेवर में ही जाता हुआ नजर आता है। हालांकि जब यह संघर्ष होता है उसी दौरान जो है संयुक्त राष्ट्र संघ, अमेरिका और पूर्व सोवियत संघ, ये सारा जो देश और संस्था है वो काफी हरकत में आया और इन लोगों के प्रयास के चलते यह युद्ध निर्णायक मोड़ पर पहुंचने से पहले ही जो है शांत हो गया। तो इस तरह से 1973 का संघर्ष चलता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता क्या है कि मिस्र की राजनीतिक अवस्था में या सोच में चेंज होता है। चेंज क्या होता है? तो उस समय मिस्र के राष्ट्रपति रहते हैं अनवर सादात। अनवर सादात जो है अचानक यात्रा पर पहुंचते हैं आपको यरूशलेम का जो है पहुंचते हैं। उसमें होता क्या है कि नवंबर 1977 में मिस्र के राष्ट्रपति आपको रहते हैं अनवर सादात, काफी फेमस पर्सनालिटी। तो अनवर सादात ये अचानक एक दिन जो है इजराइल की यात्रा पर पहुंचते हैं और वहां पहुंच करके इजराइल की संसद में भाषण देते हैं, मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं। और जब ये काम वो करते हैं तब क्या होता है कि इसका रिजल्ट होता है कि जो दूसरे अरब देश थे वो मिस्र के खिलाफ चले जाते हैं और मिस्र का बायकॉट कर देते हैं। और अनवर सादात का इस घटना के चलते इतना ज्यादा विरोध अरब की धरती पर हुआ कि 1981 जब आता है तो इनकी हत्या भी इसी के चलते कर दी जाती है। तो ये मिस्र एक ढंग से समझे कि 1973 के बाद इजराइल के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और उसके चलते वो अपने राष्ट्रपति से हाथ भी धो लेता है, क्योंकि उसकी हत्या प्रतिशोध में हो जाती है। अब ये जब हो जाता है तब क्या होता है कि इजराइल ने फिलिस्तीन की धरती पर इंतिफादा शुरू होता है। इंतिफादा क्या होता है? तो इंतिफादा जन आंदोलन को कहा जाता है। तो जैसे हमारे देश में गांधी जी के नेतृत्व में आपको असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के बीच चला, या फिर 1930 से 34 के बीच में सविनय अवज्ञा आंदोलन चला, वैसे ही ये इंतिफादा आंदोलन फिलिस्तीन की धरती पर चला आपको यासिर अराफात के नेतृत्व में। और यह आंदोलन था कैसा? ठीक असहयोग आंदोलन कहें या सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरह था, जिसमें कि आपको वस्तुओं का बाइकॉट होता था, हड़ताल होता था। तो ये जो है आपको उस आंदोलन में जो है तरीका अपनाया जाता था। लेकिन ये आंदोलन जो है काफी पॉपुलर होने लगा फिलिस्तीन में और बहुत जल्द ही यह फिलिस्तीन के बहुत बड़े इलाके में फैल गया। तो इजराइल की सरकार डरती है। नतीजा क्या होता है कि इंतिफादा के दमन के लिए वो जो है आपको बल प्रयोग करती है। तो ये इंतिफादा शुरू हो जाता है, लेकिन फिलिस्तीनियों को जगाने में ये आंदोलन काफी महत्व रखता है। उसके बाद आता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति प्रयास।
जो ये सारी घटना विकास हो रहा था उसके चलते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो है शांति की स्थापना के लिए प्रयास भी शुरू होता है। तो प्रयास जो शुरू होता है उसमें सबसे पहला होता है आपको मैड्रिड शिखर सम्मेलन 1991। तो मैड्रिड जो है आपको यह स्पेन की राजधानी है, यूरोप का एक शहर। वहां जो है आपको इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच एक शांति वार्ता होता है, लेकिन कोई महत्वपूर्ण रिजल्ट सामने नहीं आ पाता है। दूसरा फिर 1993 में ओस्लो शांति वार्ता होता है। ओस्लो जो है नॉर्वे की राजधानी है। तो दूसरा जो है ओस्लो शांति वार्ता होता है, और इस वार्ता में जो है आपको इजराइल के प्रधानमंत्री रॉबिन रहते हैं और फिलिस्तीनी नेता यासर अराफात रहते हैं। हालांकि इसमें भी बहुत अच्छा या दूरगामी कोई रिजल्ट नहीं निकल पाता है। अंत में जो है सो फिर एक संजय आपको शांति वार्ता होता है जो काहिरा सहमति 1994 है। तो काहिरा हम जानते हैं मिस्र की राजधानी है, और वहां पर जो शांति समझौता हुआ उसमें एक महत्वपूर्ण फैसला हुआ कि ये जो गाजा पट्टी का इलाका इजराइल ने कब्जा कर रखा है उसे मुक्त कर देगा। मतलब क्या कि इजराइल जो है गाजा पट्टी से पीछे हट जाएगा, और वो पीछे हटता है जिस जगह पर आज हम देखते हैं कि हमास अपना नियंत्रण लिए हुआ। उसके बाद फिर ओस्लो समझौता, ओस्लो दूसरा समझौता होता है, या कोई महत्वपूर्ण निष्कर्ष नहीं दे पाया। तो कई राउंड का शांति वार्ता फिलिस्तीन और इजरायलियों के बीच होता रहा है, लेकिन उसका अस्थायी और दूरगामी कोई निष्कर्ष अभी तक नहीं निकल पाया। उसके बाद फिर क्या होता है 2014 में फिर एक बार फिलिस्तीनियों और यहूदियों के बीच वहां संघर्ष शुरू हो जाता है, जो कि 50 दिन चला था। तो 50 दिनों तक चलने वाला संघर्ष हुआ 2014 का संघर्ष, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रयास के चलते यह संघर्ष जो है सो रुकता है, युद्ध विराम की घोषणा होती है। और उसके बाद तब हम देखते हैं क्या है कि 2021 का संघर्ष जो कि पिछले 10 मई को शुरू हुआ, और 11 दिनों तक चलने के बाद जो है सो अंतर्राष्ट्रीय दबाव में, चाइना रसिया के दबाव में, और जो है मिस्र जॉर्डन के प्रयास से अमेरिका को जो है सो प्रेशर में आना पड़ा, और अंततः उसने अपने सहयोगी देश इजराइल को कहा कि तुम्हें युद्ध विराम कर देना है, और एक दिन के बाद उसने इजराइल ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। तो इस तरह से ये जो है एक देश के रूप में इजराइल की दशा और दिशा है। जो दिशा है इजराइल का वह कोई शुभ संकेत दुनिया की शांति के लिए नहीं माना जा सकता है। ऐसा इसलिए कि इजराइल ही एक ऐसा देश है जिसके खिलाफ सबसे ज्यादा निंदा प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ ने आज तक पारित किया है, और सबसे ज्यादा संयुक्त राष्ट्र संघ के आदेशों का उल्लंघन करने वाला भी यही इजराइल ही है। अब हम और आप देख चुके हैं कि इजराइल एक अंतर्राष्ट्रीय शहर घोषित हुआ जो कि यूएनओ के देखरेख में रहेगा। आखिर फिर वह इजराइल कैसे अपने आप को जो है अपनी राजधानी जेरूसलम को घोषित कर देता है? तो यह जो है उल्लंघन है, और जो मानवाधिकार का जो हनन होता रहा है उसके चलते भी संयुक्त राष्ट्र संघ और दुनिया के कई जो मानवाधिकार संगठन है, चाहे सो आपको ह्यूमन राइट्स वॉच हो या फिर अन्य कोई मानवाधिकार संगठन हो, उन्होंने बार बार कहा है कि इजराइल के द्वारा मानवाधिकार का उल्लंघन होता है। और खास करके इजराइल ने जो 1949 में अपना एक जासूसी संगठन बनाया मोसाद को नरसंहार का पर्याय माना जाता है, और यह दुस्साहसिक ऑपरेशन में काफी माहिर होता माना जाता है। मोसाद का क्या है इसके बारे में उसका खुद एक पूर्व जासूस जो है कहता है कि जो है आपको मोसाद वो चीज सिखाता है जो कि एक सामान्य इंसान नहीं कर सकता है। निश्चित रूप से वह काम एक अपराधी ही कर सकता है। यह जो है एक पूर्व मोसाद के जासूस का कथन है।
तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से इजराइल जिस दिशा में आगे बढ़ता जा रहा है वह विश्व शांति के लिए खतरा तो जरूर है। निर्भर करता है अंतर्राष्ट्रीय मानव समाज इसको किस दिशा में कैसे मोड़ता है। थैंक यू।